हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। आज बजट सत्र का छठा दिन है। बजट की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर पहले ही निशाना साध चुका है। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसने अब हड़ताल का रूप ले लिया है। बैंकों के निजीकरण के विरोध और अपनी मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मी हड़ताल पर है। बैंक कर्मियों ने 2 दिनों के लिए बैंकों पर ताले जड़ दिए। प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। देश भर में बैंक कर्मचारी आज 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंकों के अंदर हड़ताल के चलते कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि जिस तरह से सरकार लगातार बैंकों को प्राइवेट कर रही है और अब 2 नए बड़े बैंकों को प्राइवेट करने की ओर जो प्रस्ताव लाया गया है, उसी प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारी आज 2 दिवसीय हड़ताल पर है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी किसी भी बैंक का कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया गया, इसलिए कर्मचारी बेवजह हड़ताल पर न जाएं। सरकार के कर्मचारियों को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। टोहाना के रेलवे रोड स्थित SBI के सामने सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर सरकारी बैंक, रेलवे बीमा और देश को लाभ देने वाली अन्य संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। बैंक कर्मचारियों ने किसान आंदोलन के समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर जबरन 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं, जिनका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उकलाना में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर जमकर प्रहार किया। विधानसभा में पेश किए गए बजट पर बोलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कांग्रेस के समय से कम करके दिखाएं। दीपेंद्र ने कहा कि सीएम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के नेता अहंकारी हो चुके हैं, उन्हें किसानों के सुध लेने का समय नहीं। ट्रैक्टर विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ट्रैक्टर को कांग्रेस के सभी विधायक खींच रहे थे। चंद सेकंड के लिए ही महिला कार्यकर्ता ने अपनी इच्छा से रस्सी को हाथ लगाया था। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी को उन किसानों के परिवार के महिलाओं की चिंता नहीं है, जिनके पीछे अब कोई बचा ही नहीं। दीपेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार आने पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को एक सरकारी नौकरी और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि बजट से किसी को भी लाभ होने वाला नहीं है। कृषि का बजट पहले से कम किया गया। अभय चौटाला ने कहा कि बिजली क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, साथ ही पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में भी बजट में कटौती की गई। ग्रामीण विकास का बजट भी कम किया गया। साथ ही अभय चौटाला ने अजय परिवार को ऐलनाबाद से लड़ने की चुनौती दी। कहा ऐलनाबाद का चुनाव चौधरी देवीलाल का असल वारिस तय करेगा। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता के अभय चौटाला के इस बयान पर पलटवार किया। कहा चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बनने की चाह नहीं, अभय और उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क किया। 10 मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के अकाली दल के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चहुं ओर निंदा जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब के विधायकों की इस हरकत से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे के रिश्ते को ठेस पहुंचा। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए नई रणनीति बनाई। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे।
इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी जेजेपी विधायकों के पुतले फूंकने अब शुरू कर दिए हैं, विरोध बढ़ा दिया है। किसान उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने से गुस्साए किसानों ने विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किसानों ने हाजी के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक विनोद भैयाणा और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि वो हर दिन 2 विधायकों का पुतला फूंकेंगे। किसानों ने कहा कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसानों ने कहा कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, उनके पुतले टोल प्लाजा पर फूंके जाएंगे। किसानों के विरोध के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। शुरुआत करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपनी हुंकार भरकर की। पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतनमान समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली की। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव किया और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के रखरखाव का कार्य भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके विरोध में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने रैली का विरोध जताया। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियाने को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह बनाए गए हैं, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए थे, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। किसान कहते हैं कि वो अपने मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का विरोध करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों के लिए टीकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोलू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा, किसान भी हम हैं, वो कृषि कानून रद्द करवा कर ही दम लेंगे। किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बना रहे। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की फसल, खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं की वजह से गिर गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं, व्यथित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज की खरीद कर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने सब बर्बाद कर दिया। अब घर का खर्च कैसे चलेगा। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन अचानक कोई बारिश और ओलावृष्टि ने नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत साबित कर दिया। दरअसल बारिश में खेतों में खड़ी फसल, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटने को तैयार है, पर बारिश ने किसानों के तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए और बैंक से लिया हुआ लोन वो चुका सके। गोलाचिका में वार्ड नंबर 8 और 9 के कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली विभाग ने लंबे समय से रेवेन्यू रिकॉर्ड के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया हुआ है, जो उनके 4 कॉलोनी और 4 स्कूलों के आने जाने वाले लोगों के लिए, छात्रों के लिए एकमात्र रास्ता। इसके अलावा आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक निजी प्लॉट की दीवार में एक सुराख बना हुआ है जिससे निकलकर वो आते जाते हैं। अगर निकलते वक्त कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? स्थानीय निवासी कहते हैं कि वो बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार मिल चुके लेकिन वहां कोई सुनवाई ही नहीं होती। सोनीपत के केएमपी पर चल रहे किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे हो गए। वहीं किसानों के टेंटों से कई बार चोरी की खबरें भी सामने आई। टेंट से सिलेंडर चुराने आए 2 चोरों को किसानों ने पकड़ लिया। दूसरी ओर किसानों ने पुलिस पर चोरी की शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में आरटीओ की ओर से भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जाएगी। साइबर सिटी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के लिए लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना होगा। अब आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी सप्ताह में 3 दिन राजीव चौक के पास जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पार्किंग परिसर में नंबर प्लेट लगाई जाएगी। बेरीवाला बाग सेंटर पर भीड़ अधिक होने के कारण आरटीओ की ओर से यह फैसला लिया गया। हालांकि अब एजेंसी की ओर से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। आरटीओ के इस फैसले के बाद लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की सचिव धारणा यादव ने बताया कि राजीव चौक के पास स्थित जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पार्किंग परिसर में नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 440 नए मरीज सामने आ गए। करनाल में कोरोना के सबसे ज्यादा 100 नए मामले। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस को मात देने के लिए 24/7 वैक्सीन लगाने का फैसला है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। सोमवार से यानी कि आज से गुरुग्राम के 5 अस्पतालों में वैक्सीन 24 घंटे 7 दिन लगाई जाएगी। इस मंजूरी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है जहां इस सुविधा को लागू किया गया है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण की सुविधाएं देने के लिए निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों में सबसे आगे है, अव्वल है। ठीक उसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी गुरुग्राम अव्वल। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, वो पहला जिला गुरुग्राम। यहां बीते शुक्रवार तक 1,01,019 लोगों को कोरोना के टीका लग चुके। इसमें 42,306 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन अभियान को तीव्रता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया। इस दौरान करीब 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। सोमवार को शुरू किए जाने वाले अभियान सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 3 महीने तक राहत के बाद जिले में कोरोना फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार को जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए। लंबे अंतराल के बाद एक साथ इतने केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आम लोगों में भी चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लापरवाह दिख रहे हैं। हिसार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। अभी भी उन्हें कोई डर नहीं। हिसार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के पहुंच जा रहे हैं। उधर कालावाली में लोग सरेआम कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी बिना मास्क के बेखौफ दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के खिलाफ दूसरे जिलों में भी लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। झज्जर में भी कुछ लापरवाह तस्वीरें सामने आई। हालांकि यहां कुछ जागरूक लोग कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने और दूसरों को बचाने की बात करते जरूर सुनाई दिए। पिहोवा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर कई लोग लापरवाह दिखे। लोग कह रहे हैं कि वो एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो चुके हैं, लेकिन हुए नहीं। रोहतक में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बरनाल ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, ठीक उसी के मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें इन बढ़ते केसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई।
पानीपत का चुकलाना धाम श्री श्याम मंदिर लंबे समय से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन अब इस मंदिर के कपाट खोलने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यहां हर साल होली के मौके पर मेले का आयोजन होता है, जिसके चलते मंदिर को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में पार्षद पंकज पर गांजा बेचने वाले युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव कॉलोनी में ही गांजे का काम करता है। पार्षद पंकज जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पार्षद को अस्पताल पहुंचाकर हमला करने वाले युवक को पकड़कर पहले तो उसकी पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके एक अंगूठे को नकली पाया, जबकि पुलिस ने अंगूठे को उतारा तो उसमें नशे की पुड़िया मिली। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद कर दिए गए हैं तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुहाल है। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को तो टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो टॉयलेट बनाए गए हैं वहां सफाई महीनों से नहीं हुई। कागजों में हर दिन कर्मचारी सफाई करते हैं और कागजों में रोजाना उन्हें सैलरी भी रिलीज होती है। ऐसा सोनीपत के 1 या 2 टॉयलेट का हाल नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए हैं और सभी का रखरखाव जो है वो कागजों में ही किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर अगले 7 दिनों के भीतर लोग जानकारी मुहैया करा के कॉलोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते हुए दर्द दबोचा। पुलिस ने आरोपियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिरी के आधार पर कार्रवाई की। बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि ये दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सट्टा लगाने का सामान बरामद किया। नारनौल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चलाने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर हनुमान को सस्पेंड कर दिया गया। नारनौल डीआई ओम प्रकाश ने बस ड्राइवर को सस्पेंड करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि नारनौल डिपो के बस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा है। इस दौरान एक कार ड्राइवर मांदी गांव के पास बाल बचा। कार ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए कार को नीचे खेतों में उतार दिया था। उधर सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अब खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आ गया है। एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगी, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना खरखौदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, यह जांच के बाद ही सामने आएगा। कुरुक्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर में एक युवती का शव मिला। शव के ऊपर गहरे चोट के निशान भी पाए गए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवती की कहीं हत्या की गई, मर्डर करके यहां लाकर नहर में फेंक दिया गया, लेकिन सीमा विवाद के चलते घंटों बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की। झज्जर जिले के डावला गांव के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। 11 लोग घायल, 1 महिला की मौत की खबर है। फरुखनगर झज्जर रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में एक वाहन पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में कंडक्टर की मौके पर मौत। पानीपत के सोंदापुरा गांव के पास एक युवती नशे की हालत में मिली। राहगीरों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया। युवती उपचाराधीन है, पुलिस जांच कर रही है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार वापसी की है। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन की पारियों के बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से मात दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 165 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 17 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही 5 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। हालांकि इस मैच में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में ही ओपनर केएल राहुल 0 पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद कैप्टन विराट कोहली और अपना डेब्यू मैच खेल रहे ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक जड़ा। दोनों ही बल्लेबाजों ने
दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की, शानदार साझेदारी की और इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। कप्तान विराट कोहली ने भी टी20 में अपना 26वां अर्धशतक बनाकर टी20 में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी वो बन गए।